हमारे मोदी जी ने जो किया है, पहली बात उनका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागतम है। अभी देखो क्या क्या होता है, अभी तो ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने, अभी पूरी फिल्म दिखाएंगे। 2024 आने दो, हम आतंकियों के घर में घुस के मारेंगे, ये रेड करके मोदी ने दिखा दिया है। 5 साल का बैन लगाया है मैडम, इसीलिए हम खुशी मना रहे हैं कि अब किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज मुगलों के जो वंशज अपने आप को मानने वाले हैं ना, उनको ही आज सबसे ज्यादा दर्द जो है पीएफआई के बैन के ऊपर हो रहा है। अभी एक का नंबर लगा है, ऐसी आपको हजारों संस्थाएं मिलेंगी जो एक ही एजेंडा पे चल रही है, गजबाए हिंद। लोग कोई सी बात होती है आरएसएस को गाली देते हैं। आरएसएस को गाली देना सबसे बड़ा गुनाह है। आरएसएस जो है हिंदू संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है। ये जिहादी तत्व काउंटर करते हैं आरएसएस को। आरएसएस का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहा है, चारों धामों को संवार रहा है, काशी धाम बना रहा है और भारत के सेना के साथ दिवाली मनाता है आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पे कोई बात करेगा क्या? क्या तुम्हारे पास जिहादियों एक भी मोदी जैसा योग्य नेता है? क्या गडकरी जैसा नेता भी है तुम्हारे पास? क्या योगी जैसा नेता भी है? तुम तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हो। इस देश को, भारत को खंड खंड बांटने की साजिश रच रहा था पीएफआई। अमित शाह जी, बहुत सराहनीय कार्य किया है आपने, अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लंबे समय से चल रही पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय ने इस पर अब 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जनता से जानेंगे जिस तरीके से अब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दी गई है, उसे ये कितना सही मानते हैं। बीजेपी को लेकर ये बार बार सवाल खड़ा किया जाता था कि अगर ये बीजेपी मानती है कि पीएफआई के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े हैं, तो फिर बीजेपी इस पर बैन क्यों नहीं लगाती? अब तो बीजेपी ने बैन भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने बहुत देर की, क्योंकि इतना देर करने में बहुत सारे नुकसान हुए। और अब इसने गृह मंत्रालय ने अच्छा कदम उठाया, माननीय अमित शाह जी ने, तो इसकी पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। और पीएफआई में आपने आज ही नहीं, कोरोना काल से पहले लगातार कैसे नहीं देखे, पीएफआई के संगठनों ने दिल्ली में कई मतलब मेडिकल चीज़ों में इन्होंने थूक के हर जगह ऐसे गलत कृत करके इन्होंने लगातार देश को प्रताड़ित करने का, देश में नुकसान पहुंचाने का काम किया। और अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी वहां बिहार जाने वाले थे, तो वहां भी इन्होंने उनके ऊपर हमला करने का एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। और उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, ये लोग अभी कई जगह छापेमारी हुई, ये लगातार पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये नाम तो इंडिया का जोड़ रखे हैं, मगर ये लगातार इंडिया को ख़त्म करने का काम 2030 में एक बड़ा हमला और 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये टारगेट जो बना रखे हैं, ये बिल्कुल असफल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, आज ही हो चुके हैं। और ये इनके मंसूबे काम नहीं आएंगे, ये बिल्कुल विफल आदमी है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 5 साल के ही लिए नहीं, उसको सदा के लिए बैन होना चाहिए। मैं देखता हूँ अपोजिशन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी नेतागिरी में कामयाब होने के चक्कर में आरएसएस को गाली देते हैं। आरएसएस एक कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस हिंदू संगठन है। देश में कोई आपदा आती है, आरएसएस बहुत तेजी से सहायता करती है, आरएसएस बहुत तेजी से काम करती है। मगर लोग कोई सी बात होती है आरएसएस को गाली देते हैं। आरएसएस को गाली देना सबसे बड़ा गुनाह है। आरएसएस जो है हिंदू संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है। क्यों कोई भी मुस्लिम नेता, मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम संगठन को कोई क्यों नहीं गाली देता? क्यों हिंदू और बाकी नेता आरएसएस हिंदू संगठनों को ही गाली देते हैं? ऐसे करने वालों को सजा होनी चाहिए, इनके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आरएसएस हिंदुत्व के लिए काम करता है, पूरा देश के लिए काम करता है। पीएफआई सदा के लिए बैन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी संगठन अगर वो अपने धर्म प्रचार के लिए बनती है, करती है, वो ठीक है, मगर किसी दूसरे धर्म का दुष्प्रचार करती है, दूसरे धर्म को लोगों का सर तन से जुदा करती है, दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाती है, तो उस
संगठन का खात्मा हो जाना चाहिए पहले दिन से ही, और ऐसे संगठन पनपने नहीं चाहिए। पीएफआई में आप देखेंगे इसके अकाउंट में लगातार बाहर से फंडिंग हुई, मगर अब ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा। आपके पास आऊंगी सर। पीएफआई की तरफ से ट्वीट किया गया है, उन लोगों की तस्वीरें लगाई गई, उन पीएफआई के सदस्यों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, और उम्मे ऑफ जो है उन्हें कहा गया है कि वो उस धर्म के जो है वो हीरो हैं, उन्हें बाकायदा हीरो बता दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि वाकई में हीरो थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जो देश के गद्दार होते हैं वो देश के हीरो कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि अगर वो हीरो हैं तो सरकार ने उन्हें अरेस्ट क्यों किया है? अगर वो हीरो हैं तो देश के लिए गद्दारी का काम क्यों कर रहे हैं? देश को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हीरो तो वो है जो फौज में है, पुलिस में है, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, लेकिन देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि 65 के युद्ध में अब्दुल हमीद जी थे, उन्होंने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे, उनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। वो है हीरो। ये तो देश को तोड़ने की बात करें तो हीरो कहाँ से हो गए? ये तो गद्दार हो गए, देश के दुश्मन हो गए। दूसरा कि अगर आप एक हीरो की जो कॉन्सेप्ट लेके चले हैं भाई, कि आप बोले कि आपके पीएफआई के जो भी बासिंदे थे या जो भी उनके मेंबर्स थे वो अगर हीरो हैं, तो मुझे एक भी काम ऐसा करके उनका दिखा दीजिए कि जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया हो। एक भी काम दिखा दीजिए, ठीक है। अब ये जो पीएफआई है इसका हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि ये 1977 में जो सीमी था उससे नाम बदल के इन्होंने 2006 में पीएफआई कर लिया, क्योंकि 98 की जो गवर्नमेंट आई थी भाजपा की, उसमें वाजपेयी जी ने इसके ऊपर बैन लगाया था। जब वापस कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने उसी संगठन को, उसी आतंकवादी संगठन को पीएफआई नाम देके फिर से एक्टिव कर लिया। अब 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि पिछली सरकार ने इनको बैन किया हुआ क्योंकि आतंकवादी संगठन से मिले हुए थे? क्योंकि इनकी सारी फंडिंग विदेशों से आ रही थी। जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन जो था उसको बंद करके नीति आयोग लाए। क्यों लाए? क्योंकि ज़रूरत थी कि उसमें प्लानिंग कमीशन के कुछ ऐसे एक्ट थे कि आप एफसीआरए बंद नहीं कर सकते, तो उन्होंने नीति आयोग बनाया। नीति आयोग बनाने के बाद उन्होंने एफसीआरए बंद किया, तो इनकी जो फंडिंग थी बाहर की, जो जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन है और बाकी के जो एनजीओ थे, जो बाहर की विदेशी फंडिंग इस देश को तोड़ने के लिए यहाँ पे लैंडिंग कर रहे थे, वो उनकी बंद होगी, उनकी एक कमर टूटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो पूरी तरीके से लड्डू वड्डू लेकर आए हैं। काफ़ी संघर्ष की लड़ाई आपने लड़ी थी और काफ़ी टाइम तक आपने पीएफआई को जो है बैन करने की मांग की थी। अब पीएफआई बैन हो गया है तो पीएफआई की तरफ से कहा जा रहा है जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, पहले तो इन्हें हीरो ऑफ उमा यानी कि हमारे समुदाय के हीरो, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि वो जिनको गिरफ्तार किया गया है वो मुल्क के जो हैं रक्षा करने वाले लोग थे, मुल्क के लिए काम करते थे, सिपाही बताया है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है पीएफआई की तरफ से कि मुस्लिमों को मजबूत करते थे इसलिए उन पर बैन लगा दिया जाए। तो कितनी सच्चाई है पूरी तरीके से रामेश्वरम जी आप ही बता दें। मैडम, ओ न्यूज़ के माध्यम से पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मिठाई बांट रहे हैं एक आतंकी संगठन के बैन होने पे जो 5 साल के लिए बैन किया गया है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और विजय भाई ये मिठाई लाए हैं, पहली मिठाई आप ही खाओ। ये विजय भाई हैं, ये बहुत खुश हैं, सुबह से कॉल कर रहे हैं कि आज हम मीडिया में खुल के बोलेंगे और पूरी पोल खोलेंगे। मैडम, 2011 में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध प्रदर्शन किया था रामलीला मैदान में, और आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का जो वो दिन था वो था 26/11/2011। 26/11 से दिमाग में एक तारीख खनकती होगी। 2008 में एक कसाब आया था, नाव के माध्यम से 280 से ज़्यादा भारतीयों को बंदूक से भुना बम फोड़े, ताज होटल में घुस गए। इतना बड़ा कलंक इस देश पे मनमोहन सरकार ने लगवाया कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं मारा। 280 जो भारतीय नागरिकों को मारने वाला कसाब है, उसको बचाने के लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 26/11 आतंकी हमला आरएसएस की साजिश थी। और बड़ी बात, इन लोगों का इंटरनल नेटवर्क देखो। अजीज बर्नी की किताब थी मैडम, वो जिसे लॉन्च करने गए थे, उसमें मदनी भी था, कृपा शंकर यादव भी था कांग्रेस का दिग्विजय सिंह भी था। और वही तारीख 26/11/2011 को ये यहाँ पे एक प्रोफेसर का हाथ काटने के बाद आते हैं, 2 दिन का ये सेमिनार रखते हैं सोशल जस्टिस के लिए। लेकिन इनका एजेंडा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है। जो लोग बिहार में रहते हैं, पटना में, पूछ सकते हैं उस पुलिस वाले से कि उसे कौन सा पेपर प्राप्त हुआ है, उस पेपर के आधार पर रेडें पड़ी हैं। मैडम, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
कि 2047 तक, आज से 25 साल बाद, आज 2022 चल रहा है, इस देश का इस्लामीकरण कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट उस पेपर में लिखा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम कैसे इस देश में बुर्का प्रथा, शरिया लॉ को बर्दाश्त कर सकते हैं? हम कैसे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनने देना चाह सकते हैं? हम आप तो आरएसएस को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी एक तरफ चला रहे हैं ट्विटर पर #सपोर्ट PFI, दूसरी तरफ #बैन ऑन आरएसएस। मतलब PFI और आरएसएस की तुलना करना क्या सही है? बहुत गलत है मैडम। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो कि देश की सेवा करता है। कहीं बाढ़ आपदा आती है तब वो अपनी सेवाओं में लगा रहता है। और आरएसएस की एक और खास बात बताऊं, इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है वो आरएसएस के थे। आडवाणी जी आरएसएस के थे, अमित शाह आरएसएस के हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान के आरएसएस के हैं। उसमें क्या होता है कि वो प्रचारक थे, प्रचारक के बाद वो प्रधानमंत्री बने। और कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि नागपुर में झंडा नहीं फहराया, हर घर तिरंगा नारा आरएसएस के स्वयंसेवक प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये जिहादी तत्व काउंटर करते हैं आरएसएस को। आरएसएस का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहा है, चारों धामों को संवार रहा है, काशी धाम बना रहा है और भारत के सेना के साथ दिवाली मनाता है आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पे कोई बात करेगा क्या? क्या तुम्हारे पास जिहादियों एक भी मोदी जैसा योग्य नेता है? क्या गडकरी जैसा नेता भी है तुम्हारे पास? क्या योगी जैसा नेता भी है? तुम तो आपस में लड़ के मर रहे हो। ये तो हमारे देश का भाग्य है, सौभाग्य है। 2014 के बाद इस देश का सूर्य उदय हुआ और वो ऐसा सूर्य उदय हुआ है कि पूरी दुनिया आज हमारी ओर आशा की निगाहों से देख रही है। यूक्रेन और रशिया का वार होता है, लेकिन जब वो यूएनओ में जाते हैं या यूएनएससी में जाते हैं तो दोनों देश मोदी का समर्थन करते हैं, मोदी की विदेश नीति का समर्थन करते हैं। पड़ोसी मुल्क जो आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ का प्रधानमंत्री जो अब एक्स हो गया इमरान खान, जब था तब भी मोदी की बड़ाई कर रहा था, फॉरेन पॉलिसी की बड़ाई कर रहा था। अब ऐसे आरएसएस ऐसे होते हैं आरएसएस के प्रचारक जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं, हिंदुत्व का नाम रोशन करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आतंकियों के घर में घुस के मारेंगे। ये रेड करके मोदी ने दिखा दिया है। 5 साल का बैन लगाया है मैडम, इसीलिए हम खुशी मना रहे हैं कि अब किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि एक इंसान की गलती से या एक इंसान के क्राइम से ये गलत है कि पूरे ही संगठन पे प्रतिबंध लगा जाए। मतलब वो पूरी तरीके से PFI के सपोर्ट में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, मैंने ना अभी सुबह से मिठाई खा रहा हूँ मैं। आपने ऐसे शख्स का नाम ले लिया ना, मैं अपने नाम नहीं लूँगा, आपने शख्स का नाम ले लिया कि पूरा मुंह कड़वा हो गया, पूरा दिमाग खराब हो गया। हम सुबह सुबह उसकी शिकल भी देख लेते ना कहीं बोर्ड में। तो रामेश्वर जी आप ना थोड़ी सी मिठाई खिला के ना पहला मुंह मीठा करो। मैडम ने इतना गंदे आदमी, थोड़ी सी मिठाई खिलाना, थोड़ी सी, घटिया बंदे का। देखो जो PFI थी ना मैम, मैं इस देश के लोगों से बोलना चाहता हूँ भाई, आप ये वीडियो देख करके ना आगे शेयर जरूर करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपको अपने देश के स्वार्थ के लिए करनी है वीडियो शेयर। देखिए जो PFI थी ना, कभी फ्रंट पे आके कोई काम नहीं कर रही थी। PFI लगातार जमीन, मुसलमानों को जमीन खरीदने के लिए पैसा दे रही थी। लगातार इस देश में जो 15 से 20% वाले हैं, लगातार वो मदरसे बनाए जा रहे हैं और हम 100% वाले कुछ नहीं बना पा रहे। अपने मंदिर जो है ना, हमारे मंदिर, उनको भी नहीं सुधार पा रहे। हम लोग घंटियां नहीं लगा पा रहे मंदिर पे। और एक पक्ष ऐसा है इस देश में जो 15 से 20% है, मदरसे बना रहे हैं इतनी तेजी से, मस्जिदें बन रही हैं इतनी तेजी से, गले काटे जा रहे हैं इस देश में हिंदू सनातनियों के इतनी तेजी से, बहन बेटियों का रेप करा जा रहा है पूरी तेजी से। सबका हाथ, PFI का हाथ है पीछे, फंडिंग होती है। गला काटने वाले घर पे 1 करोड़ पहुंचता है, आप नहीं कभी समझ पाओगे कैसे पहुंचता है। अब भारत सरकार उस चीज़ के सबूत देगी आपको। जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, नाम तो शाहरुख होता है लेकिन रोहित नाम करके फंसाते हैं, फिर उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए मिलते उन्हें। सारे सपोर्टर जितने भी हैं ना इसके PFI है। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सनातनियों, आप ना महंगाई वो ये लालची, ये भेड़िए जो अभी गुजरात में एक वो भेड़िया घूम रहा है गिरगिट, उस भेड़िए के लालच में मत आओ। वो जो कांग्रेस ने PFI के इतना जो जाल फैला दिया ना भारत में, उखाड़ने में कितना समय लग रहा है, उखाड़ने में कितनी मेहनत लग रही है सरकारों की, कितनी फंडिंग, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितनी टीमें काम कर रही है। जहाँ पर मुस्लिम एरिया है ना भाई साहब, आप, मैं एक चीज़ की, चलो आप सनातनी आदमी हो, मैं एक काम कह रहा हूँ,
आप एक बार बटलाओ जामिया की तरफ जाकर के देख लो, कम से कम 5000 मिलिट्री आर्मियों ने पूरा बटलाओ जामिया घेर रखा। क्यों घेर रखा भाई? कश्मीर पूरा क्यों घेर रखा है भाई? महंगाई देश में क्यों नहीं होगी? जानवर की तरह आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, जिहादी बनते जा रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि करते जा रहे हैं। इन पे डाउट है तभी तो आर्मी मिलिट्री बैठी है। और जब आर्मी मिलिट्री बैठेगी ऐसी जगह पर तो क्या खर्चा नहीं होता है क्या यार? देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या यार? थोड़ा सा आप लोगों को ना महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, और करना पड़ भी रहा होगा। आपके कहीं 100 रुपये महंगा, कहीं 200 रुपये महंगा, हर चीज़ में हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो। इस देश का अगर स्वाद लेना है ना, इसी सरकार को जितनी बार भी जब लोकसभा के चुनाव आते ना तो सनातनी होकर के बटन दबाते रहो, और आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे खुलासे होंगे ना। अभी तो पीएफआई का यार बहुत से लोगों को ना, आज मेरा पड़ोसी कह रहा है पीएफआई क्या चीज़ है। मैंने पीएफआई यार एक इंडियन मुजाहिदीन IS इसको सीरिया बनाने के लिए तैयारी कर। यार भाई तो सीरिया बनता, अब पहले पाकिस्तान बनाना पाकिस्तान, बांग्लादेश बनाना। अब की बार क्या हम 100 करोड़ सनातनी बनने देते क्या देश को? तो ये सीरिया बनता, ये सीरिया बनता, और हम लड़ते, कुर्बानियां जितनी देनी पड़ती देते, लेकिन देश का ना एक धरती माता का एक टुकड़ा भी कम नहीं होने देते। समझना चाहिए। थोड़ा सा परेशानी की बात है, 10 या 5 साल की और बात है, स्वाद ही स्वाद है इस देश में। फिर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इस मुद्दे पर, पीएफआई के मुद्दे पर, तो मुस्लिम समुदाय ये कह रही है कि शिव की गंगा और आबे जमजम एक ही है, इसे लड़वाने वाले VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और RSS है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, तोर की दाढ़ी में तिनका, तब ये बौखलाए हुए हैं इस वक्त। इनका जो एजेंडा था ना, ये मुंह में राम राम है और बगल में छुरी वाला काम करते हैं। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को धोखा दिया है। धोखा, सबसे बड़ा धोखा दिया था कांग्रेस ने। उसने धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद भी ऐसी सोच, या तो वो महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ाते यहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने धर्म के हमारा पाकिस्तान देने के बाद भी इन्होंने क्या कर दिया, मुगलाई सोच, जो मुगल से रिलेटेड है ना। आज मुगलों के जो वंशज अपने आप को मानने वाले हैं ना, उनको ही आज सबसे ज़्यादा दर्द जो है पीएफआई के बैन के ऊपर हो रहा है। ऐसी ना जाने कितनी संस्थाएं हैं आज भी, मगर सबसे जो एक्टिव आज बाहर आई है ना, ये अभी एक का नंबर लगा है। ऐसी आपको हज़ारों संस्थाएं मिलेंगी जो एक ही एजेंडा पे चल रही है, गजबाए हिंद। आज पीएफआई का अगर आप सोचेंगे, ये NI रेड के बाद इनकी असलियत सामने आई है। आज इनकी असलियत सामने आई है। यही लोग, पीएफआई के लोग ही हमारे बोले वाले वहाँ के युवाओं को सातकर साउथ वाली की तरफ से वहाँ ISS के लिए रिक्रूट करते थे। इन्होंने वहाँ पे हथियार बांटने का काम किया। कट्टरवाद, हमारा जो समाज है सबको साथ लेने वाला समाज था, आज वहाँ जो कट्टरवाद भरने की भावना आई ना, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर भी आज क्या करता है, लोगों को सोचता है कि ये काफिर है, मुझे इसे मारना है। ऐसी एजुकेशन हम मास्टर करने वाला अफजल गुरु, सोचिए पढ़ा लिखा मास्टर करने के बाद भी वो यहाँ आकर अटैक करता है। सोचिए उसमें क्या जहर भर रहे हैं। फिर जब आप इतनी बातें कह रहे हैं, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जैसे नेता जो पार्टी में रहे हैं, इतने सालों तक उन्होंने सत्ता पर राज किया है, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, ऐसे में वो ये कहते हैं पीएफआई के बैन होने पर कि पीएफआई और RSS एक ही है, तो उनके जैसे कद्दावर नेता के मुंह से ये बयान निकलना क्या सही है? देखिए, एक भ्रष्टाचारी नेता, पहले तो उसकी हमें बात को तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज मीडिया जो है ऐसे आदमी चचारा चोर घोटाले को कवर कर रही है जिसका अपना वजूद नहीं है। आज उसकी क्या जो बोल रहा है वो, उसकी पहले अपना तो बताए, वो अपना गिरेबान झांके कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। RSS को ये मतलब आरोप लगा रहे हैं। RSS ऐसी संगठन है कि सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के कितने देशों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और हर आपदा में आपको वहाँ पीएफआई का आदमी नहीं दिखेगा। आपको कोई इनका मुस्लिम को और ऑर्गेनाइजेशन नहीं, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई बाढ़ हो। बिहार की बाढ़ में पूछिए कि सबसे ज़्यादा वहाँ स्वयंसेवक ही आगे आए थे उस वक्त। मगर ये हमेशा भूल जाते हैं कि ये एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इनकी रही है। ये सत्ता के लालची लोग हैं। ये सत्ता के लिए इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं। बिहार में जब ये सत्ता में थे ना, इन्होंने गुंडा राज किया। उन्होंने ऐसी, आज जो ये तिलमिलाहट है ना, ये पीएफआई बैन की है। कहीं ना कहीं इनके लोग आज इनको जूता मारेंगे कि भाई आपने कुछ बोला नहीं। आज इनको वहाँ उस जूते के डर से इनको आज सामने आना पड़ा, नहीं तो इनकी ये सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहूँगा, ये जो बिहार में सत्ता पलटी है, ये भी पीएफआई के ऊपर एक्शन के बाद पलटी है। इन्होंने सोचा कि अगर इस पे हो गया तो मेरा तो मुस्लिम बैन सारा ख़त्म हो जाएगा।
ये उसको रोकने के लिए इन्होंने पलटी मारी। आज दो बिच्छू एक साथ चल रहे हैं ना, अगर एक साथ मिलकर चल रहे हैं ना, तो ये कोई बिहार की जनता के लिए नहीं था, ये अपने स्वार्थ के लिए और पीएफआई को बचाने के लिए। आपने सुना होगा शायद तेजस्वी यादव भी एक घोटाले में फंसे, तो सीबीआई को एंटर करने के लिए वो कोई बिल पेश करना चाहते हैं वहाँ पे, बिहार में सीबीआई एंटर ना कर सके उसके लिए। तो वो बताइए ये किसके लिए, किसके हो रहा है, ये किसके लिए? ये एक पीएफआई की जांच, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ी है। और दूसरा, आज जो एक्शन हुआ है, ऐसी हमें आइडेंटिफाई, एनआई को भी मैं कहूँगा, भारत सरकार को भी कहूँगा, ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो साइलेंट होकर काम कर रही है। जैसे एक भाई साहब ने कहा कि इनके बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेस नाम हिंदुओं का रखा हुआ और वहाँ पे मुस्लिम ऑनर्स हैं, वो क्या करते हैं जब फंडिंग लाते हैं वो हवाले की जगह वो टैक्स के थ्रू शो कर देते हैं कि हमें इतनी इनकम हुई है, और वो जो है वाइट करने की कोशिश करते हैं उसको, और कहीं ना कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं। वो कागज़ों में नहीं आता। भारत सरकार को उसको भी आइडेंटिफाई करना है ताकि दोबारा ऐसी पीएफआई, ये 5 साल का बैन तो है मगर इसके एवज में या ना ये दूसरे इन्हीं के लोग कहीं और आए उनको भी धरपकड़ हो। आज अगर 200-250 आदमी पकड़े गए हैं, इनकी जड़ तक जाएं और वहाँ से कोई ये नहीं है कि यहाँ से निकला और सिमी की तरह कोई और पीएफआई एक और कोई तैयार कर दे, वैसा ना हो पाए। ये भारत सरकार सुनिश्चित करे इस चीज़ को और इन पे कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई एक एग्जाम्पल बने और इनको फांसी तक अगर ज़रूरत पड़े तो फांसी पे भी लटकाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीएफआई पर बैन लगाया गया है, पर सवाल ये है कि मिर्ची विपक्ष को क्यों लग रही है, विपक्ष कहाँ से इसमें आ गया है? दूसरा सवाल मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी कि विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी से हिंदू मुस्लिम करा रही है ताकि वोट बैंक स्ट्रांग हो जाए। मैडम, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को मारने की कोई संगठन साजिश रचेगा। आपको पता है भीमा कोरे गांव में भी आतंकवादी पकड़े गए, उर्बन नक्सल, और मोदी बार बार उर्बन नक्सल का नाम लेते हैं। ये जिहादी लोग कंपनियां चला के, एनजीओ चला के इस देश को खोखला कर रहे थे, और मोदी सरकार ने तो बड़ी लेट कार्रवाई करी। दिल्ली दंगों के बाद ही इनका नाम आ गया था, शाहीन बाग फंडिंग में इनका नाम आ गया था। पटना में, मैडम पटना की स्थिति बता रहा हूँ, 7 पन्ने जो पकड़े गए हैं उसमें इस देश में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने की पूरी साजिश रच ली गई थी। लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। इस योजना के तहत कानपुर में दंगे पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये लोग बच्चों को भड़का रहे हैं। मैडम, पीएफआई से पहले इंडियन मुजाहिदीन था, सिमी था, उस पर कांग्रेस ने बैन लगाया, तब तो भाजपा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अरे वो देश में आतंकवाद फैलाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, तब तो सरकार उन पे एक्शन लेगी ही ना। और कांग्रेस की बात बताता हूँ, कांग्रेस ने इन्हें पूरा समर्थन दे रखा था पहले, जब तक ये एसडीपीआई नहीं बनाता। एसडीपीआई का फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। कर्नाटक में 1-2 सीटें जीतते हैं ये लोग। और जो इन्होंने बुर्का वाला जो मामला चल रहा है हिजाब का, वो मामला इन्हीं के स्टूडेंट विंग ने, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने उठाया है। तभी इस देश में अनरेस्ट बना और कोई पता नहीं इस्लाम की शेरनी और क्या क्या बन गई थी, वो वहाँ पे भी होके आ गई। वो छोड़ो, मुद्दा अलग है। ईरान में तो बुर्का उतार के फेंक रही है औरतें, लेकिन उसे बुर्का पहनने की जल्दी थी। और ये पीएफआई का ही मुद्दा है, इस देश में महिलाएं बुर्का पहने। पीएफआई का मुद्दा इसका इस्लामीकरण हो और सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे इस देश के हाल हो जाए। इस देश को, भारत को खंड खंड बांटने की साजिश रच रहा था पीएफआई। इसीलिए 5000 लोगों की टीम बैठी और कार्रवाई करी। होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, बहुत सराहनीय कार्य किया है आपने। अब आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें बहुत शिकायत थी। दिल्ली दंगों के बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, शाहीन बाग के बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, सीए प्रोटेस्ट के नाम पे इन आतंकवादियों ने जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगाए, खिलाफत 2.0 की दीवार लिखी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आतंकी नारे लगे। ये आपका जाफराबाद में दंगे हुए, दिल्ली में सीलमपुर में दंगे हुए, और यहाँ पे जामिया मिलिया में कितना कांड किया इन लोगों ने। और सारे आतंकी 99% मैडम मुसलमान हैं। मैं कासरगोड तक देख के आया हूँ, कासरगोड से सबसे ज़्यादा आतंकवादी आईएसआईएस में भर्ती हुए हैं, उन तक की रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी थी इनके पास। आप पकड़ो तो, नेटवर्क खोलो तो, तेलंगाना में इनका आतंकी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जो टाइगर राजा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके सर तन से जुदा के नारे इन्होंने ही लगवाए। आज उनके हेड ऑफिस में ताला लगवाया मोदी सरकार ने, एनआईए ने। इन आतंकवादियों पे कार्रवाई जरूरी है, बैन से काम नहीं चलेगा। एनकाउंटर,
एनकाउंटर चाहिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस संगठन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और विपक्ष की परवाह मत करो, विपक्ष तो हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करता आया है। कांग्रेस भी हो चाहे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 26/11/2011 और 27/11/2011 जो सेमिनार हुआ था रामलीला मैदान में, मुलायम सिंह यादव चीफ गेस्ट थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। ये जितने छदम सेकुलर नेता बनते हैं, उस समय चिदम्बरम गृह मंत्री थे, कानून मंत्री थे सलमान खुर्शीद, इन लोगों ने हमें 3 रात 2 दिन जेल में रखा है, तिहाड़ जेल में, क्योंकि हम इस आतंकी संगठन का विरोध कर रहे थे। क्योंकि हम कह रहे थे एक प्रोफेसर को ब्लास्फेमी के तहत मोहम्मद साहब का नाम लिखने पे, उन पे प्रश्न करने पे हाथ काट दिया गया था। उनकी पूरी फैमिली को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। केरल में खुद कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये रेडिकल संगठन है, हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या करता है। ऐसे संगठन पे बैन लगाने की बात तो यही कहते थे। आज इनके अगर समर्थन में उतरते हैं तो इनका दोहरा चरित्र जनता को देखना चाहिए और मोदी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन देश सशक्त रहना जरूरी है। मैडम, पूरी दुनिया को जवाब देते हैं मोदी जी, यूएन में खड़े होके, लाल किले पे खड़े होके। तो हमारे को आंखें दिखाने वाला, दहाड़ने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ना करे। लेकिन मोदी ने उरी के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक करी, पुलवामा अटैक हुआ हमारी सेना पे तो एयर स्ट्राइक करी। हम पूरा जवाब दे रहे हैं। आज पाकिस्तान भूखों मर रहा है, अफगानिस्तान भूखों मर रहा है, श्रीलंका भूखों मर रहा है, बांग्लादेश भूखों मर रहा है। इन 4 देशों की हालत देखने के बाद फिर मोदी की तरफ कभी दिमाग लगाना तो पता चलेगा। और आज हमारी सेना के साथ मोदी जी दिवाली मना के आते हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मोदी जी, पीएफआई पे बैन ही नहीं, इनके एनकाउंटर करो। जय हिंद, जय श्री राम। क्या कहेंगे पीएफआई को लेकर? पहली बात तो हमारे मोदी जी ने जो किया है, पहली बात उनका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागतम है। क्योंकि ऐसा ही काम करने वाला, चीते की रफ्तार जैसा फास्ट काम किया मोदी जी ने, ऐसा काम करने वाला अपने देश को प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अभी देखो क्या क्या होता है। अभी तो ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने, अभी पूरी फिल्म दिखाएंगे। 2024 आने दो, फिर फिल्म दिखाएंगे कि पीएफआई तो अभी तो सिर्फ 5 साल के लिए, ये हमेशा हमेशा के लिए बैन होगा। चाहे आप देख लेना, ये मैं आज दाड़ के बोल रहा हूँ कि पीएफआई भी एकदम से जड़ से खत्म होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज तो पीएफआई को पूरी तरीके से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मिर्ची कहीं ना कहीं कुछ समुदायों में लग रही है, कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन लगा दिया, आरएसएस पर बैन कब लगेगा? तो आपको भी लग रहा है आरएसएस पर बैन होना चाहिए? नहीं, ये देखो, आरएसएस पे बैन आप किस बात को लेके लगाओगे, ये भी तो बताएं ना आप, उसका कोई तथ्य दें। आरएसएस ने कभी आज तक किसी के गले उतारे हों? हैं? आरएसएस का कोई एक भी आतंकवादी आपके यहाँ पकड़ा गया हो तो आप बताएं। आरएसएस की कोई 7 पन्नों की फाइल पकड़ी गई हो कहीं? 7 पन्नों की फाइल भी पीएफआई की पकड़ी जा रही है। इस्लामिक राष्ट्र भी यही बनाने में लगे हैं, हिंदुओं के हत्यारे हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ ये नरबख्शियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आरएसएस को क्यों ये कटघरे में लाते हैं? आरएसएस कभी बैन नहीं हो सकता। आरएसएस हमेशा देशभक्त संगठन है, राष्ट्र हितैषी संगठन है और उसके लिए देशभक्ति सर्वप्रथम है। रही बात पीएफआई की, तो ये राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा गलत हुआ है। राहुल गांधी के लिए जो पीएफआई बैन हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और मैं ये बस थोड़ी सी उनको संभावना सी देना चाहूँगा, दिलासा सी देना चाहूँगा। राहुल गांधी कोई बात नहीं, अभी है कुछ वामपंथी वोट बचे हैं कुछ वामपंथी वोट, कोई बात नहीं, तुम्हारा चलता रहेगा। ये आइडियल है, राहुल गांधी कपिल शर्मा का आइडियल है, जो मस्खरी तो करेगा लेकिन द कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरों का प्रमोशन जीवन में नहीं करेगा। हिंदुत्व पिक्चर आ रही है, उसका भी प्रमोशन नहीं करेगा। तो ये कपिल शर्मा का आइडियल है, इसे चलने दो। बस थोड़ी सी दिलासा देते हैं राहुल गांधी को, उसके दस्त लगे पड़े हैं, कब्जी बन गई है उसके बेचारे के पीएफआई के बैन से, इसीलिए वापसी आ गया है। अब नहीं जोड़ेगा भाई, इन्हें तो जोड़ने जा रहा था वो। अच्छा। इन्हें ठा के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप तो। बड़ा खुलासा है, बड़ा खुलासा है। अगर जो ये भारत जोड़ने जा रहा था तो ये जब यहाँ यूपी में गया था और झारखंड में जाना था तो अंकिता के घर क्यों नहीं गया? झारखंड में क्यों नहीं? लखीमपुर में उस बेटी के घर गया क्यों नहीं? इलाहाबाद में एक 7 साल की दलित बेटी, हिंदू बेटी को
मोमडन ने जो है रेप करके मार डाल दिया, वहां क्यों नहीं गया? वहां से भारत नहीं जुड़ता इसका है? तो ये तो राहुल गांधी जो है, ठीक है, अब इसको दवाई पानी की जरूरत है। आज हम हकीम जी से इसकी पुड़िया बंधवा के लाए हैं, आप बहन बेटी हैं, हम किसी और चैनल के माध्यम से इसको अपनी दवाई पेश करेंगे, हम इसका ख्याल करते हैं। ये मनोरंजन मंत्री है भारत सरकार। हाँ मोदी जी, एक चीज, अगर कोई संविधान में प्रावधान है कि विपक्ष का एक नेता मंत्री बनाया जा सकता हो, तो आज हमारा निवेदन है कि राहुल गांधी को कार्टून मंत्रालय का मंत्री बना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है पीएफआई को बैन करने का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही थी, डिबेट से लेकर तमाम लोग यही कह रहे थे कि अगर बीजेपी इतने बड़े आरोप लगा रही है पीएफआई पर तो उसे बैन क्यों नहीं करती। अब तो बीजेपी ने सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है और 5 साल के लिए गृह मंत्रालय ने उसको बैन कर दिया। सराहनीय है या नहीं? देखिए, बहुत बहुत सराहनीय है और भारत सरकार को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे कि तारीख बताओ, ये भूल गए। जो ये बातें कर रहे थे कि पीएफआई अगर गलत है तो बैन करके दिखाओ, इनके दिमाग से ये निकल गया कि ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर की तारीख और निर्माण भारत की जनता के सामने लाकर रख दिया। और ये वही लोग हैं जो आज कह रहे थे ना कि अगर पीएफआई गलत है तो बैन कर दो। अब जब बैन कर दिया तो ये क्यों बिलबिला रहे हैं? समझ में आ रहा है ना कि ये वो सपोलों के बिलों को बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसे सपोलों के बिलों को बंद करना भारत सरकार की प्राथमिकता सर्वप्रथम होनी चाहिए थी और ये करके भारत सरकार ने दिखाया है। क्योंकि ये वर्तमान में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें शाहीन बाग से लेके पत्थरबाजी से लेके और कई अराजक हमले, हत्याओं से लेके हिंसा भड़काने से लेके ये हर तरह के प्रोपेगेंडों में शामिल थे। आज देश की जनता के लिए एक वो उत्सव है जो ये गजवाए हिंद का प्रारूप बना रहे थे उसको नष्ट कर दिया। ये हर हिंदू के संकल्प का एक संकल्प है कि आज पीएफआई के सपोलों के फन कुचल के इनके बिलों के अंदर मट्ठा भरने का काम कर दिया है।